जैसा कि हम लोग ने नेक्स्ट वीडियो में व्यवहारवाद तक कवर किया हुआ था। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे समग्रवाद या फिर गेस्टाल्टवाद। उसी को गेस्टाल्टवाद भी कहते हैं और इसके जो प्रतिपादक हैं या जनक हैं मैक्स वर्दी वर हैं। इनके जो अन्य विचारक हैं वो कोहलर हैं, कुर्टकोफा हैं, कुर्टलेविन। कुर्टलेविन का क्षेत्रवाद का सिद्धांत है और क्षेत्रवाद के सिद्धांत को ही तल रूप का सिद्धांत भी कहते हैं। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में 1912 में जर्मनी में मनोविज्ञान के समग्रवाद नामक संप्रदाय का उद्भव हुआ। गेस्टाल्ट जर्मन का शब्द है जिसका अर्थ होता है पूर्ण आकृति या व्यवस्थित समग्र, मीन्स पूरा। गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान की किसी भी वस्तु या परिस्थिति को समग्र रूप में देखता है, न कि उसमें सम्मिलित तत्वों के समूह के रूप में। गेस्टाल्टवादियों ने सीखने में अंतर्दृष्टि या सूझ की भूमिका पर अधिक जोर दिया है। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र गेस्टाल्टवाद की देन है। नेक्स्ट विचारक हम लोग देखेंगे वोल्फगैंग कोहलर। इन्होंने गेस्टाल्टवाद, समग्रवाद, संपूर्णवाद, अवयवीवाद के इन्हें विचारक माना जाता है। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कोहलर ने ही दिया है। कुल 6 वनमानुष थे, लेकिन इन्होंने जो अपना प्रयोग किया वो सुल्तान पर किया है। अधिगम स्थानांतरण आरोप के सिद्धांत के प्रतिपादक कोहलर को माना जाता है। आरोपण का सिद्धांत कहता है कि पूर्व में सीखे गए ज्ञान और बाद में सीखे गए ज्ञान में जितना समानता होगी आरोपण भी उतना ही होगा। नेक्स्ट विचारक हम लोग देखेंगे सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड जो कि ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, इन्हें ग्रैंडफादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। मनोविश्लेषणवाद के जनक सिगमंड फ्रायड है, जबकि विश्लेषणवाद के जो जनक हैं वो कार्ल यूंग को माना जाता है। स्वप्न विश्लेषण विधि के जनक सिगमंड फ्रायड को ही माना जाता है। अभिप्रेरणा का जीवन इच्छा जिसे इरोस कहते हैं एवं मृत्यु इच्छा जिसे थैनाटोस कहते हैं, इनका जो सिद्धांत है जीवन इच्छा और मृत्यु इच्छा का जो सिद्धांत है इसको सिगमंड फ्रायड ने ही दिया है। व्यक्तित्व का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत भी सिगमंड फ्रायड ने ही दिया है। इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जैसे कि स्वप्नों की व्याख्या, इसको इंग्लिश में द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे मनोविश्लेषण का सिद्धांत क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। विस्मृति का दमन का सिद्धांत, इसे ही विस्मृति का दमन का सिद्धांत कहते हैं। इसका मतलब होता है दुखद अनुभवों और असफलताओं को जबरदस्ती भूलना ही विस्मृति है, मीन्स उसका दमन कर देना। दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर देना ही विस्मृति है, ये सिगमंड फ्रायड का कथन है। इन्होंने मस्तिष्क के 3 स्तर बताए हैं, इदम, अहम और पराअहम। फ्रायड ने मानव मस्तिष्क की तुलना एक बर्फ के विशाल तैरते हुए टुकड़े से किया है। उन्होंने कहा है कि बर्फ का टुकड़ा जो है वो 10% बाहर दिखता रहता है जो कि चेतन मन है, जबकि जो अंदर 90% डूबा हुआ भाग है वो अचेतन मन है। फ्रायड ने लड़कों के मात्र प्रेम को ओडिपस कॉम्प्लेक्स या ओडिपस ग्रंथि कहा, जबकि लड़कियों के पितृ प्रेम को इलेक्ट्रापस ग्रंथि, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स या इलेक्ट्रा ग्रंथि कहा। सिगमंड फ्रायड ने स्वप्रेम की भावना को नार्सिसिज्म कहा। बच्चा जो होता है जब अपने आप से, स्वप्रेम का मतलब होता है अपने आप से प्रेम करना, इसको सिगमंड फ्रायड ने ही दिया है। स्वप्रेम की भावना शैशवावस्था की विशेषता है सिगमंड फ्रायड के अकॉर्डिंग। लिबिडो शब्द का जो प्रतिपादन है वो सिगमंड फ्रायड ने ही किया है। सिगमंड फ्रायड के कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं जैसे कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभिक के 4-5 वर्षों में बन जाता है। इनका दूसरा कथन है कि बाल्यकाल काम की सुप्तावस्था है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को 2 भागों में बांटा गया है, एक है अचेतन और दूसरा है इदम, अहम और पराअहम। फ्रायड ने व्यक्तित्व की दृष्टि से अचेतन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्वीकार किया। फ्रायड ने यौन प्रवृत्ति पर अधिक बल दिया, अचेतन को व्यक्तिगत प्रवृत्ति का माना एवं केवल गत अनुभूतियों को वर्तमान व्यवहार का निर्धारक स्वीकार किया। फ्रायड ने जैविक कारकों पर अधिक बल दिया, अचेतन
अचेतन जो होता है इसको कार्ल युंग ने कहा कि ये सामूहिक प्रजाति और पुरातन प्रवृत्ति का है, जबकि जो फ्रायड है वो मानते हैं कि एक व्यक्तिगत प्रवृत्ति का है। अब हम लोग देखेंगे कि व्यक्तित्व की संरचना के घटक सिगमंड फ्रायड के अकॉर्डिंग, पहला है इदम, दूसरा है अहम, तीसरा है पराहम। इदम कहता है कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे व्यक्तित्व की संरचना में 3 घटक हैं सिगमंड फ्रायड के अकॉर्डिंग, पहला है इदम, दूसरा है अहम और तीसरा है पराहम। इदम जो होता है ये जन्मजात प्रवृत्ति का होता है, अहम है ये वास्तविकता से संबंध रखता है और जो पराहम है ये सामाजिक मान्यताओं, संस्कारों व आदर्शों से संबंधित होता है। इदम में क्या होता है कि मुख्य रूप से व्यक्ति की मूल वासनाएं, प्रवृत्तियां तथा तमित इच्छा आती है। इसमें जो व्यक्ति होता है सुख, आनंद व संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, जबकि अहम जो होता है इसमें जो व्यक्ति होता है वास्तविक परिस्थिति से तालमेल बैठाने के लिए प्रेरित करता है। अहम व्यक्ति को वास्तविक परिस्थिति से तालमेल बैठाने के लिए प्रेरित करता है और जो पराहम होता है ये व्यक्ति को मानवीय, सामाजिक व राष्ट्र हित में व्यक्ति को बलिदान देने के लिए प्रेरित करता है। मीन्स ये समाज व राष्ट्र हित के लिए है, ये जो है परिस्थिति के अकॉर्डिंग है और ये जो है सिर्फ व्यक्ति अपने आप में ही, इदम जो है व्यक्ति अपने आप में ही सुख व संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। इदम पूर्णतः अचेतन में काम करता है और जो अहम होता है ये आंशिक रूप से चेतन और आंशिक रूप से अचेतन में काम करता है और जो पराअहम होता है ये पूर्णतः चेतन में। तो देखिएगा तीनों में डिफरेंस क्या है कि इदम अचेतन है, पूर्ण रूप से अचेतन है, अहम जो है आंशिक चेतन, आंशिक अचेतन है और जो पराअहम है पूर्णतः चेतन से निर्धारित होता है। इस प्रकार से इदम दमित इच्छा, आदरित इच्छा या पाशविक इच्छा भी उसे ही बोलते हैं और अहम जो होता है वो वास्तविक जगत का और जो पराअहम है ये सामाजिक नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करता है। अब हम लोग देखेंगे सिगमंड फ्रायड की मूल प्रवृत्तियां, जिसको उन्होंने 2 प्रवृत्ति बताई है, जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति। जीवन मूल प्रवृत्ति जिसे इरोस कहते हैं और मृत्यु मूल प्रवृत्ति जिसे थैनाटोस। पीछे हम लोग ने देखा था कि ये दोनों वर्ड इरोस और थैनाटोस आए हुए थे। सफलता या जो सकारात्मक विचार होते हैं इनको इरोस द्वारा नियंत्रित किया जाता है और जो असफलता या आक्रामक विचार होते हैं ये थैनाटोस द्वारा नियंत्रित होते हैं। आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। मूल प्रवृत्ति को 2 भागों में बांटते हुए फ्रायड ने कहा कि रचनात्मक कार्य एवं सकारात्मक व्यवहार जीवन मूल प्रवृत्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं, वहीं पर विध्वंसात्मक कार्य, आक्रामक कार्य मृत्यु मूल प्रवृत्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। फ्रायड ने जीवन मूल प्रवृत्ति के एक पक्ष यौन मूल प्रवृत्ति पर अधिक बल दिया है। फ्रायड ने यौन मूल प्रवृत्ति पर सर्वाधिक बल दिया है एवं यौन प्रवृत्ति के ऊर्जा बल को लिबिडो नाम दिया है। मनोलैंगिक अवस्था। अब हम लोग सिगमंड फ्रायड की मनोलैंगिक अवस्था देखेंगे, जो कि 5 अवस्थाएं इन्होंने बताया हुआ है। पहला है मुखावस्था या ओरल स्टेज। इसकी जो उम्र होती है वो जन्म से 1 वर्ष माना गया है। इनका जो कामुकता का क्षेत्र है वो मुख पर केंद्रित होता है। गुदावस्था दूसरा स्टेज है यहाँ का। इनकी जो उम्र होती है 1 से 3 वर्ष है। कामुकता का जो क्षेत्र है वो गुदा है। और तीसरा जो है शैशवावस्था या लिंगी अवस्था है, जिसे फैलिक स्टेज बोलते हैं। इनकी जो उम्र है 3 से 6 वर्ष है। कामुकता का जो क्षेत्र है वो लिंग पर केंद्रित है। लिंग प्रधानावस्था में लड़का अपनी माँ से लगाव रखता है, जिसे फ्रायड ने मातृ मनोग्रंथि कहा है। आगे पीछे हम लोग ने ये देखा हुआ था कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स ये 2 शब्द मिले हुए थे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या होते हैं। जब लड़का अपनी माँ से लगाव रखता है तो उसे ओडिपस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं या ओडिपस ग्रंथि बोलते हैं, और जब लड़की अपने पिता से लगाव रखती है तो उसे पितृ मनोग्रंथि या इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। चौथा यहाँ पे है अव्यक्तावस्था या उसी को बोलते हैं सुप्तावस्था, और इंग्लिश में बोलेंगे इसे लेटेंसी स्टेज। इनकी जो उम्र होती है 6 से 12 वर्ष मानी गई है और 6 से 12 वर्ष को ही प्राथमिक विद्यालय की अवस्था कहा जाता है।
कामना वासना यहाँ पे जो होती है वो शांत रहती है, क्योंकि इस अवस्था में कोई नया कामुकता क्षेत्र विकसित नहीं होता है। लैंगिक इच्छाएं जो होती हैं वो सुप्त रहती हैं। पांचवा जो अवस्था है हम लोग देखेंगे जननेंद्रिय अवस्था या जेनाइटल स्टेज। इसमें जो उम्र माना गया है वो 12 से 20 वर्ष है, या फिर इसी को दूसरा क्या मानेंगे कि 13 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर निरंतर लैंगिक विकास की अंतिम अवस्था। ये दोनों भी याद रखना है, या तो 12 से 20 वर्ष या फिर 13 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर निरंतर लैंगिक विकास की अंतिम अवस्था तक। यहाँ पर काम वासना उग्र होती है, और 13 से देखिए 12 से 20 वर्ष जो होती है काम वासना यहाँ पे बहुत ज्यादा उग्र होती है। विषम लिंगी प्रेम का उदय होता है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।